स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर के पार्ट 1 में हमने इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को डिटेल में। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। यह जन्मजात प्रतिरक्षा इसलिए होती है क्योंकि जन्म के समय से ही हम पैथोजन से लड़ने, उन्हें नष्ट करने, पैथोजन्स को शरीर में प्रवेश करने से रोकने की क्षमता लेकर ही पैदा होते हैं। यह इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट इसलिए कहलाती है क्योंकि यह सभी प्रकार के पैथोजन्स या बाहरी पदार्थों में कोई भेद नहीं करती है, यानी चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे पैरासाइट हो, चाहे फंगस हो, धूल हो, कुछ भी बाहरी पदार्थ हो, उसे शरीर में प्रवेश करने और उसे शरीर में डैमेज करने से रोकती है ये इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की विशेषताओं को कुछ पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है ब्रॉड प्रोटेक्शन। ब्रॉड प्रोटेक्शन यानी वृहद सुरक्षा, बड़े स्तर की सुरक्षा। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है यह शरीर को बड़े स्तर पर प्रोटेक्ट करती है। या लगभग सभी प्रकार के पैथोजन्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट आदि को शरीर में प्रवेश करने से रोकने व उन्हें नष्ट करने में सहायक होती है। सेकेंड पॉइंट है इमीडिएट रिस्पॉन्स। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी पैथोजन्स या फॉरेन मटेरियल्स के प्रति बहुत तेजी से रिस्पॉन्स प्रकट करती है, जिससे शरीर को कोई पैथोजन नुकसान नहीं पहुंचा पाता। नेक्स्ट पॉइंट है नो मेमोरी। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं पाई जाती है, यानी यह पैथोजन को मेमोराइज नहीं कर पाती। लेकिन ध्यान रखना है, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उस स्पेसिफिक इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जन्मजात होती है, यानी जन्म के समय ही हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। यह सभी प्रकार के पैथोजन्स के प्रति सेम रिस्पॉन्स प्रकट करती है। और जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है यह जीवन भर समान रूप से एक्टिव बनी रहती है। अब जानते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के टाइप्स के बारे में। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, जो पैथोजन्स को ब्लड में पहुंचने से रोकती है। एक्सटर्नल डिफेंस में फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं। पहले जानते हैं हम फिजिकल बैरियर्स के बारे में। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये फिजिकल बैरियर्स बनाती हैं। यदि कोई पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी स्किन उस पैथोजन को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये केराटिनाइज्ड होती है, यानी केराटिन प्रोटीन युक्त होती है। केराटिन के कारण जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है ये वाटरप्रूफ कोट बना लेती है, और जब वाटरप्रूफ कोट है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई पैथोजन आसानी से स्किन में एंटर नहीं कर पाएगा। एक्सोस्केलेटन जो होते हैं जैसे नाखून, बाल, जानवरों में जो सींग होते हैं, ये भी केराटिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। यदि कोई पैथोजन हमारी नोज, माउथ या वेजिना आदि जो ओपनिंग्स होती हैं शरीर की, उनसे होकर शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन इन पैथोजन्स को फंसा लेती हैं, क्योंकि इन सभी ओपनिंग्स में लसलसे स्लाइमी म्यूकस की कोटिंग होती है। या म्यूकस भी पैथोजन्स को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, और म्यूकस में प्रेजेंट जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो इन पैथोजन्स को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पैथोजन को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। अब जानते हैं एक्सटर्नल डिफेंस के केमिकल बैरियर्स को। सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित सलाइवा यानी लार, स्वेट ग्लैंड से स्रावित स्वेट यानी पसीना, स्किन में प्रेजेंट सीबेशियस ग्लैंड्स जिन्हें ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, इनसे स्रावित सीबम, ईयर की सिरुमेन ग्लैंड से सेक्रीटेड सिरुमेन यानी ईयर वैक्स, टीयर ग्लैंड जिन्हें लैक्राइमल ग्लैंड्स भी कहते हैं, इनसे सेक्रीटेड टीयर्स। इन सभी सेक्रीशंस में लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले पैथोजन्स को नष्ट कर देते हैं।
यहाँ पर बॉडी की प्रोटेक्शन केमिकल एक्शन से हुई है, इसीलिए ये होते हैं केमिकल बैरियर। यदि कोई पैथोजन भोजन के साथ स्टमक में पहुंच जाता है, यानी लार से बच गया और पहुंच गया स्टमक में, तो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ऑक्सेंटिक सेल्स, जिन्हें पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, इनसे स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन पैथोजन्स को नष्ट कर देता है। और अगर कोई पैथोजन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच जाता है और इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो लीवर में बनने वाला बाइल जूस इंटेस्टाइन में पहुंचकर बेसिक मीडियम प्रोड्यूस करता है और इन पैथोजन्स को नष्ट कर देता है। यहाँ पर हमने देखा कि शरीर के विभिन्न सेक्रीशंस केमिकल एक्शन द्वारा पैथोजन्स को नष्ट कर रहे हैं, पर जो म्यूकस होता है ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के बैरियर्स बनाता है, क्योंकि म्यूकस का जो स्लाइमी नेचर होता है ये पैथोजन्स को फंसा लेता है, तो फिजिकल बैरियर, और म्यूकस में प्रेजेंट लाइसोजाइम उस पैथोजन को नष्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा केमिकल बैरियर। तो ध्यान रखें, म्यूकस फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के बैरियर्स की तरह काम करता है। यदि पैथोजन फिजिकल और केमिकल बैरियर से कंट्रोल नहीं हुआ, उनसे रोके नहीं रुका और ये ब्लड में पहुंच गया, तब इसका मुकाबला होगा इंटरनल डिफेंस से। इंटरनल डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। WBCs, मैक्रोफेज, इंटरफेरॉन्स, फीवर, इन्फ्लेमेशन, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये सब मिलकर इंटरनल डिफेंस बनाती हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। WBCs यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड में 5 टाइप्स की WBCs पाई जाती हैं: एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनमें मेनली न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस द्वारा पैथोजन्स को नष्ट करती हैं। फैगोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया या सेलुलर डेब्रीज को इंटेक करती है, इंगल्फ करती हैं, निगलती हैं। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट लाइसोसोम्स इस इंटेक किए हुए पैथोजन को डाइजेस्ट कर नष्ट कर देते हैं। मैक्रोफेज प्रोफेशनल फैगोसाइट्स होती हैं जो पैथोजन, कैंसर सेल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस को इंगल्फ कर नष्ट करती हैं। मैक्रोफेज का विकास मोनोसाइट्स से होता है। मोनोसाइट्स ब्लड से डायपिडेसिस द्वारा बाहर आकर टिश्यू में पहुंच जाती हैं, तब यही मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में बदल जाती हैं। WBCs का ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज होकर यानी सिकुड़कर बाहर टिश्यू फ्लूइड में पहुंचना ही कहलाता है डायपिडेसिस। मैक्रोफेज का साइज न्यूट्रोफिल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए मैक्रोफेज को मैक्रोपुलिसमैन और न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं। पुलिसमैन सुरक्षा करने वाला। दोनों ही सेल्स, चाहे वो मैक्रोफेज हो चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, दोनों ही फैगोसाइटिक हैं और दोनों फैगोसाइटोसिस से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लंग्स की मैक्रोफेज को डस्ट सेल्स, लिवर की मैक्रोफेज को कुफर सेल्स, बोन्स की मैक्रोफेज को ऑस्टियोक्लास्ट, ब्रेन की मैक्रोफेज को माइक्रोग्लिया कहते हैं। हम लोगों ने WBCs और मैक्रोफेज के बारे में जान लिया। अब जानते हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स को अलग से भी पूछा जाता रहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेरॉन्स सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जो वायरसेस से इन्फेक्टेड सेल से सेक्रीट होते हैं और आसपास की अनइन्फेक्टेड सेल्स, हेल्दी सेल्स में एंटीवायरल प्रोटीन की सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं। इससे आसपास की सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता या इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स इन्फेक्टेड सेल्स में एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ को भी प्रेरित करते हैं, जिससे इन्फेक्टेड सेल्स नष्ट हो जाएं। ध्यान रखिएगा, एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है सेल की डेथ का। अगर कोई सेल इन्फेक्टेड है तो उसकी डेथ हो जाना, उसका नष्ट हो जाना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये एपोप्टोसिस को प्रेरित करते हैं इंटरफेरॉन्स। साथ ही साथ जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये डिफरेंट फैगोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, इनको भी फैगोसाइटोसिस के लिए प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। अब जानते हैं फीवर के बारे में। फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। किसी इन्फेक्शन या डिसीज के रिस्पॉन्स में बॉडी टेम्परेचर का अधिक हो जाना फीवर कहलाता है।
बॉडी टेम्परेचर ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर पैथोजेंस के लिए स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बन जाता है, जिससे पैथोजेंस का ग्रोथ रेट घट जाता है और पैथोजन को सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने पर WBCs, मैक्रोफेज, मोनोसाइट भी तेजी से फैगोसाइटोसिस करने लगती हैं। बी सेल्स, जिन्हें हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, इन बी सेल्स से एंटीबॉडी का सेक्रेशन होने लगता है और जो टी सेल्स होती हैं ये भी एक्टिवेट होकर पैथोजेंस को नष्ट करने लगती हैं। तो कुल मिलाकर फीवर जो होता है वो हमारा दोस्त है, क्योंकि ये फीवर पैथोजेंस को नष्ट कर बॉडी डिफेंस में सहायता करता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि बुखार आने पर तुरंत बुखार की दवा नहीं लेनी चाहिए, शरीर को अपना काम करने देना चाहिए। पर आज हमें बुखार जैसा लगता ही है, महसूस ही होता है कि बुखार आएगा और हम दवा ले लेते हैं। यही कारण है कि आज के लोगों की इम्यूनिटी पहले के लोगों की तुलना में कम होने लगी है। नेचुरल किलर सेल्स को NK सेल्स भी कहते हैं। ये साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स होती हैं, पर ये T और B सेल्स से यानी T और B लिम्फोसाइट से अलग होती हैं। ये NK सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर सेल्स व अन्य इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को नष्ट करती हैं। NK सेल्स टोटल लिम्फोसाइट्स का 15 to 20% होती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स सीरम प्रोटीन्स होती हैं जो पैथोजेंस को फैगोसाइट्स के लिए मार्क करती हैं, चिन्हित करती हैं, जिससे फैगोसाइट्स इन पैथोजेंस को तेजी से पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स सीधे पैथोजेंस में पोर बनाकर उन्हें नष्ट कर देती हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जब कोई पैथोजन शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है जो टिश्यू सेल्स को किल करते हैं, तो डैमेज सेल्स हिस्टामिन सेक्रेट करती हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में इन्फेक्टेड टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने से इन्फेक्टेड एरिया रेड हो जाता है। इन्फेक्टेड एरिया में मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से यह गर्म हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड में पहुंचने लगता है। इससे टॉक्सिन्स का डाइल्यूशन हो जाता है और इन्फेक्टेड एरिया सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज इन्फेक्टेड टिश्यू से रिलीज्ड केमिकल से अट्रैक्ट होकर कीमोटैक्टिक मूवमेंट द्वारा इन्फेक्टेड स्थान पर पहुंचकर फैगोसाइटोसिस द्वारा पैथोजेंस और डेड सेल्स को इंगल्फ करने लगती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सेक्रीशन से इन्फेक्टेड एरिया में पेन होने लगता है। वैसे दर्द भी हमारा दोस्त ही है। अगर दर्द ना होता तो शरीर में डैमेज का पता ही नहीं चलता। इसी दर्द के साथ समाप्त करते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी।